यू टू अगेन माई प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजिटल लेखा। तो दोस्तों जो लास्ट सेशन था हमारा वो था, हमारी चल रही है अकाउंटिंग टर्म्स, और अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोगों ने लास्ट सेशन में ओनली 5 टर्म्स को कवर किया था। आज हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा टर्म्स को कवर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है एसेट। अब एसेट क्या होती है, इसको हिंदी में बोला जाता है संपत्ति। असेट का चलिए मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, असेट्स में क्या है, एक बिजनेस का जो ओनर होता है, मतलब उसको हम लोग स्वामी बोल सकते हैं, मालिक बोल सकते हैं, उसके वो सारे अधिकार, कौन से अधिकार, टेंजिबल हो सकते हैं वो सारे अधिकार या फिर इंटेंजिबल हो सकते हैं, लेकिन उन अधिकारों का क्या होना चाहिए, उस बिजनेस में कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कोई आर्थिक मूल्य होना चाहिए। तो वो सारे अधिकार क्या कहलाते हैं, संपत्ति कहलाते हैं। वापस से सुन लीजिए, बिजनेस के जो ऑनर होता है उसके टेंजिबल और इंटेंजिबल कुछ राइट्स होते हैं बिजनेस में, वो राइट्स का क्या होना चाहिए, कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, वो कहलाती है हमारी एसेट। ये असेट क्या करती हैं, एक बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं। असेट ही होती हैं जो एक बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं। तो असेट को ना अगर हम लोग आगे अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो असेट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है इसका फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को हम लोग बोलते हैं स्थायी संपत्ति। फिक्स असेट्स होती क्या है, ऐसी असेट्स जिनको हम लोग लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं, लंबे समय की अवधि के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं, हमारी फिक्स असेट्स कहलाती हैं। लॉन्ग पीरियड का मतलब 1 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए जिन भी असेट्स को यूज़ किया जाता है बिजनेस के लिए, वो हमारी क्या कहलाती हैं, फिक्स असेट्स कहलाती हैं। फिक्स असेट्स का काम क्या होता है दोस्तों, ये क्या करती हैं फिक्स असेट्स, जो बिजनेस में होने वाला जितना भी प्रॉफिट होता है तो ये क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी होती है एक बिजनेस की उसको इंक्रीज करती है। एक फिक्स असेट्स के द्वारा ही हम लोग जो प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी होती है, लाभ प्राप्त करने की जो क्षमता होती है, उसमें जो वृद्धि होती है वो हमारी फिक्स असेट्स की वजह से ही होती है। और जो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे फिक्स असेट्स में, लाइक जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर वगैरह, ये सारे क्या हैं, फिक्स असेट्स के एग्जांपल्स होते हैं। फिक्स असेट्स के एग्जांपल इसलिए हैं क्योंकि ये तीनों ही क्या, और भी सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके, लेकिन मैंने कुछ ही एग्जांपल्स मेंशन करे हैं। इसमें क्या होता है, बिल्डिंग है, मशीन है, इनको क्या है, लंबे टाइम तक के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है करंट असेट्स। करंट असेट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्तियां। मीनिंग देखते हैं तो इसका क्या होता है, ऐसी संपत्तियां जिनको हम लोग एक शॉर्ट पीरियड के लिए बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। शॉर्ट पीरियड का मीनिंग यहाँ पर होगा 1 साल से कम पीरियड के लिए, वो 1 महीना भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, और फिर वो लास्ट से मैक्स टू मैक्स हम लोग उसको कितना यूज़ कर सकते हैं, 1 साल के लिए। तो ऐसी सभी संपत्तियां जिनको हम लोग शॉर्ट पीरियड मीन्स 1 साल तक के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी जो करंट असेट्स कहलाती हैं। लेकिन इन करंट असेट्स वो ही करंट असेट्स होंगी जिनको हम लोग क्या करते हैं, आगे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई संपत्ति है जिसको हम लोग शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करें, लेकिन वो अगर शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करने के बाद में भी अगर वो कैश में कन्वर्टेड नहीं है तो वो क्या नहीं कहलाएंगी चालू संपत्तियाँ। तो चालू संपत्तियाँ होने के लिए उनका कैश में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कैश में कन्वर्ट विदिन 1 ईयर के अंदर अंदर ही हो जानी चाहिए। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हैं हमारे कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का मतलब जो बैंक में पड़ा हुआ जो कैश होता है वो नहीं होता, उसको हम लोग बैंक बैलेंस बोलते हैं। कैश बैलेंस का मतलब है हमारे हाथ में अभी एट प्रेजेंट कितना पैसा पड़ा हुआ है। डेटर्स हैं, डेटर्स की हम लोग आगे मीनिंग को डिस्कस करेंगे। डेटर्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो देनदार होता है, ये भी हमारे करंट असेट्स के एग्जाम्पल है। एंड बिल्स रिसीवल ऑल्सो एग्जाम्पल जो है, किसका एग्जाम्पल है, वो भी करंट असेट्स का। तो दोस्तों किसी ने नोट नहीं किया तो उसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अभी जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हिंदी में जो बोला जाता है वो बोला जाता है देनदारियाँ। ठीक है, अब लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, देखिए कुछ डेटर्स होते हैं, कुछ देनदार होते हैं हमारे बिजनेस में। क्या होती हैं भी देनदारियाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो उनको क्या होता है, कुछ पेमेंट बाहर के पार्टीज़ को, बाहर के पक्षकारों को देना पड़ता है। वो कभी भी देना पड़ता है क्योंकि उन लोगों ने उनसे पैसा लेके रखा हुआ है या फिर किसी भी तरीके की कोई भी उन्होंने देनदारी लेके रखी हुई है। तो क्या होता है, इसमें कुछ डेटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, बाहर की पार्टीज़ को किसी भी टाइम तक उनको है ना क्या देना पड़ता है, उनको पैसा देना पड़ता है। तो वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं लाइबिलिटीज़। वापस से सुन लीजिए,
जो कुछ देनदारियां होती हैं, जैसे इसमें क्या होता है, एक लोन भी आता है, लोन भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर हम लोगों ने किसी से लोन लिया है तो लोन भी क्या होता है, एक लाइबिलिटीज़ होती है, क्योंकि उसको भी हम लोग किसी से लेते हैं। तो ऐसे डेटर्स या फिर किसी भी तरीके के जो लोन हैं जिनको हम लोगों को बाहर के पक्षकारों को किसी भी समय देना पड़ता है, तो वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उन पर जो बिजनेस के ऑनर होता है और ऑनर की जो कैपिटल होती है उस पर इनका कोई भी अधिकार नहीं होता। क्या बोल रहे हैं, क्या बोला मैंने, जो बिजनेस की जो ऑनर होता है, ऑनर की जो कैपिटल होती है उसमें लाइबिलिटीज़ इंक्लूड ही नहीं होती है। अब इंक्लूड नहीं होगी तो फिर हमारा वो, हम लोग उस पर अधिकार कैसे जमा सकते हैं। अब इंक्लूड क्यों नहीं होती है वो, क्योंकि हम लोगों ने किसी दूसरे से पैसा लिया है और जो दूसरे का है वो तो हमारा हो ही नहीं सकता है। तो जो हमारा नहीं है वो हमारी कैपिटल में कैसे इंक्लूड हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज़ क्या हैं दोस्तों, ऐसे डेटर्स हैं, कुछ डेटर्स हैं या फिर कुछ लोन जिनको हमको बाहर के पक्षकारों को किसी भी समय चुकाना पड़ता है, वो हमारी लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। लाइबिलिटीज़ बिजनेस के जो ऑनर होता है उसकी कैपिटल में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। आगे इनके पार्ट्स को देखते हैं। लाइबिलिटीज़ को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घकालीन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, दीर्घकालीन देयता। जो अब इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसी लाइबिलिटीज जिसको हम लोग एक साल की अवधि से ज़्यादा तक में चुका सकते हैं, मतलब एक साल से ज़्यादा के टाइम में भी हम लोग उसको चुका सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई लोन लिया है तो लोन हमारा एक साल की अवधि से ज़्यादा का लोन है, ठीक है। हम लोगों ने किसी से कोई भी है ना, जैसे कंपनी के डिबेंचर्स हैं, कंपनी के डिबेंचर अगर हम लोगों ने एक साल से ज़्यादा के लिए लिए हैं तो ये क्या है, ये सारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वही होती हैं जिनकी चुकाने की अवधि एक साल से ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया रखा है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इसके एग्जाम्पल हैं कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन है, लंबे समय की अवधि के लिए हम लोगों ने अगर कोई लोन ले रखा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का एग्जाम्पल है। एंड नेक्स्ट है कंपनी के डिबेंचर्स हैं। कंपनी के डिबेंचर्स भी क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। अगर हम लोगों ने उसको एक जो 1 ईयर की पीरियड की जो अवधि है उससे ज़्यादा तक के लिए लेके रखा हुआ है, तो जैसा कि नाम से ही हम लोगों को यहाँ पता चल रहा है। और जो नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे हमारे पास देयता होते हैं जिनको हम लोगों को एक साल के भीतर ही चुकाना पड़ता है, तो वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। जैसे हम लोगों ने किसी से लोन लिया लेकिन लोन के जो चुकाने का जो हमारा वो पीरियड है वो हमारा एक साल के अंदर अंदर ही हमको चुकाना है, तो वो होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। इसमें हम लोगों के एग्जाम्पल्स अगर देखें तो बैंक का लोन आ गया, बैंक के द्वारा अगर हम लोगों ने कोई लोन लिया और उसका चुकाने का हम लोगों को क्या है कि हमको वो लोन एक साल के अंदर अंदर में चुकाना है, तो उसको भी हम लोग किसके रूप में देखेंगे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के रूप में ही देखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक से अगर निकाला गया ओवरड्राफ्ट है तो वो भी है ना किसका एग्जाम्पल होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ का ही एग्जाम्पल होता है। और क्रेडिटर्स ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो चलिए अभी हम लोग आगे की जो टर्म्स देखते हैं वो है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, आगे की टर्म्स देखते हैं दोस्तों। अब हमारी आगे की टर्म्स है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐसा कोई भी अमाउंट, क्या होता है, ऐसा कोई भी अमाउंट जो किसी बिजनेस के प्रोडक्शन में, मतलब कि उत्पादन में काम आने वाले, या फिर किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, किसी वस्तु के उत्पादन में या फिर किसी वस्तु के बेचने में या फिर किसी भी तरीके की सेवाओं में काम में आने वाला, लगने वाली जो भी लागत होती है, खर्चा होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपेंसेस कहलाता है। बिजनेस देखिए, वापस से देख लीजिए, बिजनेस में हमारा जो भी व्यवसाय होता है उसमें बहुत सारे उत्पादन होते हैं, सेवाएं की जाती हैं, हमारा प्रोडक्शंस की जाती हैं, माल को बेचा जाता है, तो उन्हीं सब के लिए है ना, इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जो भी खर्चा लगता है वो क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, जैसे सैलरी है, कैरेज है, कमीशन है, वेजेस है। अब देखिए किस तरीके से वर्क करती हैं। जैसे किसी भी तरीके का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी जाती है वो क्या होता है, एक तरीके से बिजनेस के लिए खर्चा ही हो माना जाता है। वेजेस है, जैसे यहाँ पर कैरेज माना है, मैंने कैरेज लिखा है। कैरेज किस तरीके से खर्चा माना जाएगा, कहीं पर हम लोगों को हमारा जो गुड्स है उसको लोड करवाना है, तो लोड करवाने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई गाड़ी हायर करनी पड़ेगी,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैरेज देना पड़ेगा। तो ये भी हम लोगों का क्या माना जाता है, एक्सपेंसेस माने जाते हैं। और भी सब इसी तरीके से हैं। नेक्स्ट होता है एक्सपेंडिचर। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को और एक्सपेंडिचर को दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन बहुत आर डिफरेंट टर्म्स, ये दोनों ही अलग हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो बिजनेस के प्रोसेस में जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितना भी खर्चा आता है वो क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर कहलाता है। बिजनेस के प्रोसेस में जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी लागत आती है वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सपेंडिचर कहलाती है। अब ये एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इनके एक्सपेंडिचर्स के। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका हम लोग, ऐसा खर्चा जिसका हम लोग है ना, उससे होने वाले लाभ को हम लोग 1 साल से ज़्यादा तक हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। वापस से सुन लीजिए, ऐसा खर्चा जिससे होने वाले लाभ को हम लोग 1 साल से ज़्यादा तक के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिससे होने वाले जो भी लाभ होते हैं उसको हम लोग 1 साल के अंदर में ही यूज़ कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एग्जांपल है वो है बिल्डिंग और मशीन। अब इस तरीके की बिल्डिंग पर अगर हम लोगों ने कोई खर्चा किया है, मशीन पर अगर हम लोगों ने कोई खर्चा किया, तो ऐसे खर्चों को हम लोग अगर इनसे होने वाले जो भी प्रॉफिट है उनको हम लोग अगर 1 साल से ज़्यादा तक के लिए यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइक दिस बिल्डिंग एंड मशीनरी। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका भी हम लोग एग्जाम्पल इसी तरीके से लेंगे, जैसे रेंट है, वेजेस है। अगर ऐसा कुछ खर्चा किया है और इनसे जो प्रॉफिट हमको अर्न हुआ है, तो उसको अगर हम लोग 1 साल के अंदर ही यूज़ कर पाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे रेंट, वेजेस, मशीनरी। अब जैसे हम लोगों को कोई प्रोडक्शन करना है किसी सामान का, तो उसके लिए हम लोगों को, जैसे हमने कोई बिल्डिंग हायर करी है तो बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए खर्चा है। लेकिन अगर उस प्रोडक्शन से हमको कोई प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को हम लोग 1 साल के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारी रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, देखिए किसी भी कोई अगर हम लोगों का, अब हमारा जो कस्टमर है वो हमको माल रिटर्न करके जाता है, या फिर उस रिटर्न करने के बदले में, या फिर उसको बेचने के बदले में, या उसको उपभोक्ता को, हमारे उपभोक्ताओं को किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड की गई है, इन सभी जो ट्रांजैक्शन हुए इन सभी के बदले में जो भी हमको इनकम प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, रेवेन्यू कहलाती है। वापस से देख लीजिए, द मनी रिसीव्ड, जो मनी हमको रिसीव्ड होती है रिटर्न में, या फिर माल को बेचने पर जो पैसा रिसीव्ड होता है हमको, या फिर किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है कस्टमर्स को, तो उसके बदले में जो भी हम लोगों को प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है। ये बिजनेस में होना चाहिए, ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। तो इसके एग्जांपल है जैसे कमीशन, रेंट रिसीव्ड, किसी का रेंट रिसीव करना, ये भी हमारा एक इनकम मानी जाती है, मतलब रेवेन्यू माना जाता है। रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम भी बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब आय होता है, हिंदी वर्ड। तो आय तो क्या होती है दोस्तों, कोई भी मनी, लौटाई हुई मनी, या फिर किसी सामान के बदले में हमको बेचने के बदले में जो पैसा प्राप्त हुआ, कोई सर्विस को प्रोवाइड करने के बदले में जो पैसा प्राप्त हुआ, वो सारी क्या कहलाएंगी, हमारी आगम कहलाएंगी। नेक्स्ट का जो हमारा देखते हैं वो है हमारा डेटर्स। डेटर्स अभी हम दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है डेटर्स। अब डेटर्स क्या होता है, देखिए कोई भी ऐसा पर्सन या फिर कोई भी फर्म या फिर किसी भी तरीके के कोई भी पक्षकार, पर्सन, फर्म या फिर किसी भी तरीके की कोई भी पार्टीज जिन पर बिजनेस का कोई अमाउंट या फिर राशि बकाया होती है, वो क्या कहलाती हैं, वो सारे व्यक्ति कौन कहलाते हैं, वो हमारे देनदार कहलाते हैं। हमारे मीन्स हमारे बिजनेस के देनदार कहलाते हैं। वापस से सुन लीजिए, वे व्यक्ति या फिर किसी भी तरीके की कोई भी फर्म या फिर किसी भी तरीके के कोई भी पक्षकार जिन पर हमारा व्यवसाय का राशि, हमारा कोई भी व्यवसाय की कोई इतना भी अमाउंट है जो उन लोगों पर बकाया है, मीन्स उनको हमारे बिजनेस को देना है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सारे देनदार कहलाते हैं। अब देनदारों से जो भी रुपया हम लोगों को, जो भी राशि हमको प्राप्त होती है, रिसीव्ड होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में, असेट साइड में शो किया जाता है। बैलेंस शीट का एक छोटा सा परफॉर्मा मैं आपको बना के बता देती हूँ। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे वो बैलेंस शीट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का हमारा इस तरफ लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं, सभी तरीके की लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं, और इस तरफ हमारे असेट्स लिखी जाती हैं। और बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, हमेशा एंड ऑफ द ईयर।
क्या सुना दोस्तों? बैलेंस शीट हमारी कब बनाई जाती है? हमेशा साल के एंड में। अब वो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, वो जब जिस दिन भी ख़त्म होता है वो तब हमारी बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो जितने भी डेटर्स हैं उनसे प्राप्त होने वाला जितना भी अमाउंट है हमारा, उसको हम लोग बैलेंस शीट के इस साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे डेटर्स शो किए जाते हैं। चलिए, अब जो नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? वो सारे पर्सन या फर्म या पार्टीज जिनको हमारे बिजनेस की तरफ से पेमेंट करना है, मतलब हमारे बिजनेस को कोई बिजनेस ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमारी बिजनेस की तरफ से किसी पर्सन, पार्टीज या फर्म को दिया जाना है। क्यों दिया जाना है? क्यों हम लोगों ने कभी उनसे लिया होगा, कोई हमारा अमाउंट ड्यू होगा उन लोगों के लिए, किसी पर्सन से हम लोगों ने लिया होगा उधार, या फिर किसी फर्म से हम लोगों ने लिया होगा, या फिर किसी पक्षकार से हम लोगों ने वो कभी अमाउंट लिया होगा, तो बस उन्हीं को ही वापस से रिटर्न करना क्या कहलाता है? लेनदार कहलाते हैं। अब लेनदारों को जितना भी पैसा हम लोग पे करते हैं, तो वो सारा पेबल अमाउंट वो कहाँ शो किया जाता है? वो शो किया जाता है लाइबिलिटीज़ के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो सारे के सारे क्रेडिटर्स हैं जो हमारे, वो कहाँ हो जाएंगे? यहाँ पर शो होते हैं। यहाँ पर और भी सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, और भी बहुत सारी असेट्स होती हैं। तो जितनी भी असेट्स होती हैं वो हम लोग यहाँ मेंशन करी जाती हैं, और जितनी सारी असेट्स होती हैं वो सारी लाइबिलिटीज़, सब तरीके की लाइबिलिटीज़ यहाँ पर मेंशन की जाती है। तो क्रेडिटर क्या हो गए? कोई भी अमाउंट जो हम लोगों को किसको देना है? किसी पर्सन को या फर्म को या फिर किसी पार्टीज़ को पे करना है, हम लोगों को करना पड़ेगा उसको पे, हमारे बिजनेस की तरफ से। क्यों करना पड़ेगा? क्यों? हम लोगों ने कभी ना कभी उनसे पैसा अमाउंट कोई ना कोई लिया होगा, तो हम लोगों के हमारे बिजनेस की तरफ से कोई अमाउंट ड्यू है, तो उसी ड्यू अमाउंट को हम लोगों को वापस से देना है। तो वो अमाउंट है जिस भी पर्सन को हम लोग दे रहे हैं वो हमारे लेनदार कहलाएंगे। सिंपल मीनिंग में हम लोग देखें, अगर हिंदी में देखते हैं, देनदार और लेनदार, डेटर्स को हम लोग बोलते हैं देनदार और क्रेडिटर्स को बोलते हैं हम लोग लेनदार। मीन्स जो देने वाला होता है वो देनदार होता है, और जो लेने वाला होता है वो लेनदार होता है। मीन्स जो हम लोगों को देता है वो हमारा देनदार है, और जो हम लोगों से लेता है, अब लेगा कौन? जिससे हम लोगों ने कुछ ना कुछ ले रखा होगा, पहले का अमाउंट कोई ड्यू चल रहा होगा, तो वो हमारे लेनदार कहलाते हैं। सिंपल मीनिंग है लेने वाला लेनदार और देने वाला देनदार, हिंदी में अगर बात करें तो। इंग्लिश में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट आता है वो होती है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? किसी भी प्रोडक्शन को जब हम लोग तैयार करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने में ना हमारी जितनी भी लागत आती है, जितना भी खर्चा होता है, जितना भी पैसा हम लोग स्पेंड करते हैं उस उत्पादन करने में, उस उत्पादन को तैयार करने में, तो वो क्या कहलाती है? वो हमारी कॉस्ट कहलाती है। यहाँ पे लिखा है द अमाउंट स्पेंड ऑन प्रिपेयरिंग। जो अमाउंट है वो हम लोगों ने स्पेंड किया है किस पर? एक उत्पादन को तैयार करने में। तो वो जो हमने अमाउंट स्पेंड किया है वही अमाउंट हमारा क्या कहलाता है? लागत कहलाती है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। और दोस्तों, ये हमारा था लास्ट आज का अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ 5-6 टर्म्स और बची हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीख लेंगे। एक साथ मैं नहीं चाहती इतना आप लोग टर्म्स को सीखें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी के लिए, आज के लिए जो इतना ही टर्म्स हैं आपकी, मिलते हैं फिर हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में आगे की टर्म्स के साथ में। जो मेरा सेशन है आज का वो यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्रेस द लाइक बटन एंड बेल आइकन। और जो हमारा जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए। लाइक, अगर आपको हमारे जो कंटेंट है, जो भी वीडियोस हैं पसंद आ रहा है तो प्लीज़ श्योरली आप उसको क्या कीजिए? लाइक कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं इसको, बताइए इनको कि हाँ, यहाँ पर अकाउंटिंग का कुछ क्लासेस चल रही हैं। तो आप ही के लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल जो आज चल रहा है। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है पूरे कंटेंट को रेडी करने में। तो दोस्तों, आई होप पसंद आ रहा होगा आपको हमारा जो है वीडियो क्लासेस हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे।